डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम जिसमें है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जैसा कि पहले की वीडियो से मैंने बताया, जल्दी से मैं एक बार रिवाइज भी कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। तो इसमें हमको पता है कि जब हमारे पास सीपीयू होता है तो सीपीयू जो प्रोग्राम्स हैं या जो भी प्रोसेसेस हैं वो कहाँ से उठाता है, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी में हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं P1, P2, P3, इस तरह से प्रोसेसेस होती है। मेन मेमोरी मतलब आप रैम कह सकते हो, इस तरह से। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ से सीपीयू इसको पिकअप करता है, सीपीयू यहाँ से उठाता है इसको, सीपीयू यहाँ से उठाता है। तो अब ये प्रोसेसेस किस ऑर्डर में सीपीयू लेगा, P1 पहले लेगा, P2 पहले लेगा, P3 पहले लेगा, क्या पहले लेगा, क्या ऑर्डर होगा, तो उसी को हम कहते हैं शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। मतलब किस मैनर में इन प्रोसेस को यहाँ से सीपीयू लेता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो हमारी प्रोसेस है यहाँ एक साथ रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये कहलाती है हमारी रेडी क्यू। इसको हम कहते हैं रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब जहाँ पे हमारी प्रोसेसेस रेडी हैं और जिसको आगे चल के सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। और जो सीपीयू है ये तो बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो कई बार इसको हम कहते हैं रनिंग क्यू। रनिंग क्यू का मतलब क्या हुआ, रनिंग क्यू मतलब जो प्रोसेस यहाँ से जाएगी वो यहाँ पे रन हो जाएगी, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये रनिंग क्यू कहलाती है। तो जब मैं अभी अपने इस न्यूमेरिकल में आपको ये समझाऊंगा, रेडी क्यू बोलूं तो आपको समझना है रेडी क्यू कहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हमारा मेन मेमोरी का पार्ट है जहाँ पे प्रोसेसेस क्यू में आती जा रही हैं, और रनिंग क्यू का मतलब है जहाँ पे सीपीयू उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बेसिकली इस प्रोसेस के दो मोड होते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा है, अभी मैं एक बार आपको बताता हूँ। एक होता है प्रीएम्प्टिव मोड और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। अब नॉन प्रीएम्प्टिव मोड का एग्जांपल कौन सा है, जैसे एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नॉन प्रीएम्प्टिव मोड कैसे होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड ऐसा होता है कि जिसमें एक बार कोई प्रोसेस सीपीयू पे गई, मान लो P1 गई, तो जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी P2 या P3 का नंबर नहीं आएगा। जबकि प्रीएम्प्टिव मोड में ये होता है, उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि राउंड रॉबिन के लिए क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम, अभी हम डिटेल में समझेंगे इसको। तो उसमें क्या होता है प्रीएम्प्टिव वाले केसेस में कि प्रोसेस P1 गई, लेकिन किसी और रीजन की वजह से फिर प्रोसेस P1 को होल्ड करना पड़ता है, उसको वापस भेज देते हैं रेडी क्यू में और P2 को एग्जीक्यूट करा देते हैं या P3 को एग्जीक्यूट करा देते हैं। फिर हो सकता है P2 को भी हमको होल्ड करना पड़े, उसे वापस भेज देना पड़े रेडी क्यू में, और P3 को पहले एग्जीक्यूट कराना पड़े। ये अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे उसमें से एक क्राइटेरिया हम अभी राउंड रॉबिन में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो तरह के मोड होते हैं, दो तरह से काम होता है। एक होता है प्रीएम्प्टिव मोड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव मोड जिसका मैंने आपको अभी बेसिक डिफरेंस बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से जब हम इसको करेंगे तो ये मान लीजिए एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है जिसमें 4 प्रोसेसेस लिखी हैं, P1, P2, P3, P4। इसमें 2 टाइम हमको गिवन रहेगा। एक रहेगा अराइवल टाइम। क्या होता है अराइवल टाइम? अराइवल टाइम वो टाइम होता है टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स रेडी क्यू, मतलब जब रेडी क्यू में प्रोसेस आती है वो टाइम होता है आपका अराइवल टाइम। और दूसरा टाइम होता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है? टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, मतलब वो टाइम जब प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होगी, जो अभी अपन ने डायग्राम में देखा। अब हमको क्वेश्चन में आता है कि हमको ये कंप्लीशन टाइम निकालना है, प्रोसेस कब कंप्लीट होगी। टर्न अराउंड टाइम मतलब कितनी देर प्रोसेस वहां पे रही, और वेटिंग टाइम कितनी देर प्रोसेस को वेट करना पड़ा। ये बेसिक डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जब करेंगे तो एक एक टाइम को और एक्सप्लेन करते जाएंगे। जब आपको राउंड रॉबिन का क्वेश्चन करना हो तो हम इस तरह से 2 चार्ट बनाते हैं। बेसिकली ये कहलाता है गैंट चार्ट। तो यहाँ पे 2 चार्ट मैंने बनाए, जिसमें से एक चार्ट किसके लिए है? रेडी क्यू के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था मेन मेमोरी। और दूसरा चार्ट कौन सा है? अपना सीपीयू या रनिंग क्यू के लिए, रनिंग क्यू जहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते समय याद रखना है, क्योंकि ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है, ये किस मोड में वर्क करता है? प्रीएम्प्टिव मोड में। प्रीएम्प्टिव मोड मतलब कोई प्रोसेस हो रही है और उससे कोई दूसरी प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई या कोई दूसरी प्रोसेस आ गई, तो उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, इसको होल्ड कर देंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरा टाइम कैसा है? दूसरी क्राइटेरिया इसका है बर्स्ट टाइम, मतलब बर्स्ट टाइम को कंसिडर करके ही आगे की प्रोसेस होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में तो और क्लियर हो जाएगा।
इसमें राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में आपको एक टाइम क्वांटम दिया होगा। टाइम क्वांटम क्या होता है, जैसे इसमें 2 यूनिट्स दिया है। अब टाइम क्वांटम क्या चीज है, टाइम क्वांटम ये चीज है, ये डिफाइंड कर दिया गया है कि भाई जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आप राउंड रॉबिन लगाओ तो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगी, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे P1 हो, P2 हो, P3, P4 हो, वो 2 यूनिट्स तक एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी प्रोसेस आ जाएगी, फिर वो भी कहां तक मैक्सिमम एग्जीक्यूट होगी, 2 यूनिट्स तक, फिर तीसरी प्रोसेस आ जाएगी या पहली वाली रिपीट हो जाएगी, लेकिन वो कहां तक होगी, हर बार 2 यूनिट्स तक। जब करेंगे तो और क्लियर होगा। और ये 2 यूनिट्स कोई ऐसा मगअप करने का नहीं है कि 2 यूनिट्स हर क्वेश्चन में होता है। किसी न्यूमेरिकल में वो इसको 1 यूनिट भी दे सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में वो इसको 3 यूनिट्स भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे टाइम क्वांटम हमको कितना दिया हुआ है, 2। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बोला बर्स्ट टाइम इसका मेन क्राइटेरिया है, लेकिन अब जैसे सबसे पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सी प्रोसेस अराइव हुई। जब प्रोसेस अराइव होगी, मैंने आपको बताया था ये हमारी मेन मेमोरी है, यहाँ पे प्रोसेस आएगी और यहाँ से हम सीपीयू में इसको भेजेंगे। यहीं के लिए हम क्या लगा रहे हैं, राउंड रॉबिन। तो ये हमारा रेडी क्यू है, ये हमारा रेडी क्यू है, और यहाँ पे हमारा क्या है, रनिंग क्यू। यहाँ पे हमारा है रनिंग क्यू। अब रेडी क्यू में प्रोसेस आना तो चाहिए, तभी तो सीपीयू में भेजोगे। अगर प्रोसेस ही नहीं आएगी तो उसको हम सीपीयू में कहाँ से भेजेंगे। तो बर्स्ट टाइम की बात बाद में आएगी। सबसे पहले तो हमको देखना कि अराइव कौन सी प्रोसेस कर रही है सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है, 0 पे, 0 से टाइम स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1। तो इसका मतलब है रेडी क्यू में हमारी कौन सी प्रोसेस आएगी, P1, और उसी को हम सीधा रनिंग क्यू में भेज देंगे, क्योंकि पहली प्रोसेस वही है। यहाँ 0 पे और कोई प्रोसेस है नहीं, यहाँ पे बाकी सबका टाइम, अराइवल टाइम अलग अलग है। तो सबसे पहले हम कहाँ भेज देंगे, P1 पे। अब बर्स्ट टाइम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये क्राइटेरिया पे ध्यान देना है, बर्स्ट टाइम पे। अब बर्स्ट टाइम क्या है, तो बर्स्ट टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, इस प्रोसेस को, P1 को, कितना टाइम लगा, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर हमारा ये टाइम क्वांटम का कंसेप्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता 0 से कितना यूनिट लगा P1 को एग्जीक्यूट होने में, 5 यूनिट। लेकिन इश्यू ये है कि यहाँ पे हमको टाइम क्वांटम कितना दिया गया है, 2। तो एक बार में 0 से 5 सीपीयू पूरा इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकता है इसको, 0 to 2 यूनिट्स, क्योंकि टाइम क्वांटम कितना दिया है, 2। 3 दिया होता तो 3 यूनिट्स तक। मतलब इसमें से हमने 5 में से 2 यूनिट्स तक का काम कर दिया, टाइम यूज कर लिया। तो ये कितना टाइम बचा इसका कंप्लीशन के लिए, 3 यूनिट्स। मतलब हम कहाँ पहुंच गए, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 पूरा टाइम था उसका बर्स्ट टाइम, हमने 2 यूनिट का काम किया, 2 यूनिट तक। क्यों 2 यूनिट, क्योंकि हमको टाइम क्वांटम कितना गिवन है, 2, कि 2 यूनिट तक ही भाई एक प्रोसेस को देना है, मैक्सिमम कितना देना है, 2 यूनिट। तो हमने 2 यूनिट तक दिया और बचा कितना काम इसका बच गया, 3 यूनिट का काम बच गया। 5 मिनट में, मान लीजिए यूनिट्स में बोल रहा हूँ इसको समझने के लिए, आप ऐसे समझ लो 5 मिनट का काम था, 2 मिनट का काम हो गया, तो बचे कितने, 3 मिनट। 3 मिनट का काम और बचा है। अब थोड़ा और समझना दोस्तों, जब ये 2 तक हो गया, मतलब टाइम कितना आगे बढ़ गया, 2, तो हमको फिर चेक करना है कि हमारे रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गई। अभी तो P1 बस आया था, 2 टाइम तक कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गई। तो जब आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, अब इसमें हमारे पास बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। P1 हमारा बच गया, P1 अभी बचा है, कितना यूनिट का काम बचा है, 3 यूनिट का। और हम ये भी चेक कर रहे हैं कि कोई नई प्रोसेस तो नहीं आई। तो जब भी आपको चूज करना हो नई प्रोसेस और बची हुई प्रोसेस में, तो पहले एंट्री किसकी करना है, नई प्रोसेस की, फिर बचे हुए पार्ट को हम उसमें एंटर करेंगे। देखिए मैं समझाता हूं किसे। यहाँ पे क्या हुआ, 0 to 2। अब यहाँ पे आप देखो कि अराइवल टाइम 1 और 2, मतलब 2 प्रोसेस और आके खड़ी हो गई हैं, P2 और P3। तो मैं रेडी क्यू में क्या भरूंगा, P2 और P3। तो पहले कौन सा आया हुआ है हमारा, कौन सा आया है, यहाँ पे P2 आया है। तो मैंने यहाँ पे P2 को पहले यहाँ पे भर दिया, P2 को यहाँ पे एंटर करा दिया। अब दूसरा कौन सा आया है यहाँ पे, P3। तो मैंने यहाँ पे P3 को एंटर करा दिया। मतलब हमारे पास कौन सी 2 प्रोसेस आ गई, P2, और उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई, P3। टाइम 2 तक जा चुका है। लेकिन
यहाँ पे हमारे पास P1 भी बच गया, अभी P1 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसके बाद ये क्योंकि नई प्रोसेस आई थी तो पहले मैंने नई प्रोसेस को प्रेफरेंस दिया, उसको डाला। अब उसके बाद बचे में वापस हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसी P1 को, क्योंकि अभी तक इसके 3 यूनिट का काम अभी भी इसमें बचा हुआ है। तो देखिए अब अपन यहाँ से इसको शिफ्ट करते हैं रनिंग क्यू में। रनिंग क्यू में क्या करेंगे, देखिए यही कहलाता है इसका प्रीएम्प्टिव मोड। प्रीएम्प्टिव मोड मतलब ये प्रोसेस अच्छी खासी चल रही थी P1, लेकिन जितनी देर का ड्यूरेशन हमको दिया था वहां रुके और हमने इसको वापस कहां भेज दिया, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में वापस भेज दिया और यहां से फिर हम इसको वापस बुलाएंगे जब हमको ये वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो देखिए अब P2 पे आते हैं। P2 का टाइम ड्यूरेशन बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो ये भी कितना चलेगा, टाइम क्वांटम मैक्सिमम कितना है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट तक इसने काम किया, 2 + 2 यानी यहाँ पे कितने यूनिट्स काम हो गया 4, यानी यहाँ पे कितना हो गया इसका 2 यूनिट्स का काम हो गया। P2 कितने यूनिट्स चला, 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ भी कितना काम हो गया 2 यूनिट्स का काम हो गया, तो हमने इसमें से 2 माइनस कर दिए। अब उसके बाद हम आते हैं P3 पे। तो P3 को यहाँ पे जब आप रखोगे, P3 भी कितना चलेगा, मैक्सिमम 2 यूनिट्स तक, तो 4 से कहाँ पहुंच गया 6। लेकिन अच्छी बात यह कि ये इसका पूरा टाइम कितना था 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स का काम हमने कर दिया, तो अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे P1 पे, लेकिन P1 पे आने के पहले एक बार हम चेक कर लें कि इस बीच में कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से ध्यान से, तो ये 4 और यहाँ 6 तक आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 4 पे कौन सी प्रोसेस आ गई थी, P4 आ चुका है। तो हम यहाँ पे नई प्रोसेस P4 को एंटर कर देंगे और साथ में ये P2 का भी जो हमारा हिस्सा है, कि P2 का कितना हिस्सा हमारा बचा है, 2 यूनिट्स बचा है, तो इसके बाद हमारा एक P2 भी यहाँ पे एंटर हो जाएगा, P2 भी वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा होता क्या है, स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ करते हैं, P4 तो उनने देख लिया और P2 भी देख लिया उनने, लेकिन वो पहले क्या करेंगे, जो बची वाली प्रोसेस है P2 को पहले लिख देंगे और जो नई प्रोसेस है उसको बाद में P4 लिख देंगे। यह बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे बची हुई प्रोसेस, जो प्रोसेस बच गई है उसको एंटर कराना हो और नई प्रोसेस को एंटर कराना हो, तो पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे, नई प्रोसेस को। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम प्रेफर करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये P1 को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया फिर से, तो P1 कितना यूनिट बचा है, 3 यूनिट बचा है, तो फिर से इसमें 2 यूनिट, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है मैक्सिमम, तो 6 से कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ फिर कितना यूनिट का काम बच गया, 1 यूनिट का। अब इसके बाद अच्छा ये 1 यूनिट का काम भेजा, तो अब तो सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में चल ही रहे हैं, तो ये वापस कहाँ चला जाएगा आपका, ये यहाँ चला जाएगा P1 अब अपने टर्न का वेट करेगा 1 यूनिट का बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद P4 की बात करेंगे, तो P4 की जब हम बात करेंगे तो P4 में कितना काम बचा हुआ है हमारा, P4 में कोई काम नहीं, P4 में हमारा 1 ही यूनिट का काम है। तो P4 में क्या होगा, 8 से कहां तक हो जाएगा, ये 9 तक, और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम क्वांटम भले ही 2 है, लेकिन अब इसमें काम ही 1 मिनट का है, तो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट 8 to 9 अपन ने काम किया और ये 0 हो गया आपका। अब इसके बाद कौन सा है आपका 2, तो 2 पे अपन चलेंगे। P2 का कितना काम हो चुका है, 2 यूनिट बचा है, तो बस P2 लिखेंगे। 2 यूनिट तो ये हो जाएगा 11, 9 में 2 यूनिट जोड़ोगे तो 10 और 11। इसके बाद हमारा P1 बचा है। P1 में हमारा कितना यूनिट का काम बचा है, 1 यूनिट का, मतलब ये भी हो गया कंप्लीट, P2 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। P1 में 1 यूनिट का काम बचा है, तो 11 से कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी रनिंग क्यू। स्टूडेंट्स आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी राउंड रॉबिन में हम प्रोसेस टाइम क्वांटम के कारण वापस भेजते हैं, होल्ड करते हैं और हम चेक करते हैं उस समय कोई नई प्रोसेस आ रही है क्या, तो जो नई प्रोसेस आ रही है उसको पहले एंटर कराइएगा और फिर जो बची हुई प्रोसेस है उसको उसके बाद में, तो आपसे गलती कहीं नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं यहाँ कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। तो P1, तो यहाँ देख लीजिए P1 आता गया, कब कंप्लीट हुआ ये, P1 12 पे, तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा 12। फिर P2 को चेक कीजिए, P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है 11 पे, तो ये हो जाएगा आपका 11। फिर P3 को चेक करिए, तो P3 कहाँ कंप्लीट हुआ है आपका 6 पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6। फिर P4 को चेक करिए, P4 कहाँ कंप्लीट हुआ है आपका 9 पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो रेडी क्यू देखने लगते हैं, तो फिर से ध्यान रखिए रेडी क्यू में सिर्फ क्यू में हो रहा है, रनिंग एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रहा है, CPU पे, तो हमें ध्यान किस पे रखते हैं हम, CPU रनिंग क्यू पे।
तो ये इस तरह से आ गया। अब टर्न अराउंड टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम आपका जो होता है, जितनी देर आप उस काम के लिए वहां अवेलेबल रहे, तो वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ये है, अराइवल टाइम ये है, इसको माइनस कर देते हैं। 12 माइनस 0 तो ये हो गया 12, 11 माइनस 1 तो 10, 6 माइनस 2 तो 4, 9 माइनस 4 करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 5। इसके बाद आता है वेटिंग टाइम, उस वर्क को करने के लिए कितने टाइम वेट करना पड़ा, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करेंगे तो 12 माइनस 5 करेंगे। यहाँ 1 से नहीं करना है दोस्तों, ये तो खत्म हो गया। ये 12 माइनस 5 करोगे तो आप कितना आएगा 7। फिर आपका 10 माइनस 4 करोगे तो आएगा 6, 4 माइनस 2 करोगे तो आएगा 2, 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 4। ये हो गया आपका वेटिंग टाइम। अब क्वेश्चन कैसा आता है, या तो वो आपसे डायरेक्ट कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम पूछते हैं, या बोलते हैं कि भाई एवरेज वेटिंग टाइम बताइए। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर आपको निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम इस तरह से निकालना है, तो हो जाएगा 7 + 6 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली ये था राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। हर एल्गोरिथम के अपने अलग क्राइटेरिया, अलग मोड है, और मोड के हिसाब से वो वर्क करते हैं। तो राउंड रॉबिन में हमेशा एक की फैक्टर आपको टाइम क्वांटम क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप कितनी देर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइड करेंगे, और उसके बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो होपफुली आपको काफी कुछ इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर इस पे आप और न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, तो और न्यूमेरिकल भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।